यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। कोलकाता के बाद अब महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जनाक्रोश उभरा है। वहाँ के एक स्कूल में 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने पर लोगों का रोष फट पड़ा। हालांकि राज्य सरकार ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल गठित कर दिया, मगर प्रशासन के रवैये पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। घटना 8-9 दिन पहले की है, जब बच्चियों के परिजनों को पता चला कि स्कूल के ही एक कर्मचारी ने उनका यौन उत्पीड़न किया है, तो उन्होंने पुलिस के पास संबंधित मामले की प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए, मगर पॉक्सो अधिनियम का मामला होने के बावजूद उनकी शिकायत लिखने में टाल मटोल की गई। इससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। यही रवैया कोलकाता मामले में भी देखा गया था। वहाँ भी प्राथमिकी देर से दर्ज कराई गई। पिछले करीब 1 पखवाड़े से देश के विभिन्न हिस्सों से बलात्कार, यौन उत्पीड़न और नृशंस हत्या की घटनाएं रोज ही सामने आ रही हैं। बदलापुर के बाद अकोला में भी 6 बच्चियों के यौन शोषण का मामला उजागर हो गया। ऐसी घटनाओं से महिला सुरक्षा को लेकर बने कानूनों और प्रशासनिक सतर्कता पर स्वाभाविक ही सवाल गहरे हुए हैं। पैरा। बलात्कार, डरा धमकाकर किए जाने वाले यौन शोषण, राह चलते छेड़खानी आदि के खिलाफ कड़े कानून हैं, मगर आपराधिक वृत्ति के लोगों में उनका खौफ इसलिए नहीं पैदा हो पा रहा है कि उन कानूनों पर संजीदगी से अमल नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में पुलिस का रवैया प्रायः टाल मटोल का ही देखा जाता है। अगर यौन उत्पीड़न का मामला समाज के निचले कहे जाने वाले वर्ग की महिला से जुड़ा हो तो पुलिस का प्रयास अक्सर समझा बुझाकर रफा दफा करने का होता है। निर्भया कांड के बाद महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित कानूनों को काफ़ी सख्त बनाया गया था। बाल यौन उत्पीड़न से जुड़े पॉक्सो कानून में तो तत्काल गिरफ्तारी और जमानत तक न मिलने का प्रावधान है, मगर इन कानूनों का ठीक से पालन न हो पाने के कारण ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता
कि समाज में बढ़ती यौन विकृति और हिंसक वृत्ति की अनेक वजहें हैं, जिनमें से इंटरनेट पर परोसी जाने वाली उत्तेजक और हिंसापूर्ण सामग्री का बड़ा योगदान है। इसलिए ऐसी सामग्री पर रोक लगाने के उपाय करने की मांग उठती रही है, मगर प्रशासनिक शिथिलता इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार मानी जा सकती है। पैरा, हमारे देश में यौन उत्पीड़न के बहुत सारे मामलों में परिजन खुद चुप्पी साध जाते हैं। जो मामले पुलिस तक पहुंचते भी हैं, उनमें दोषियों को सज़ा दिलाने में तत्परता नहीं दिखाई जाती। जांच और गवाहियों में वर्षों लग जाते हैं। बहुत सारे मामलों में पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण देखा जाता है। इसलिए चर्चित मामलों में भी न्याय मिलने में लंबा वक्त लग जाता है। करीब 32 वर्ष पहले हुए अजमेर के ऐसे ही यौन उत्पीड़न मामले में अब दोषियों को सज़ा सुनाई जा सकी है। उसमें डरा धमकाकर 100 महिलाओं का यौन शोषण किया गया था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें लोगों का गुस्सा फूटा, उन्हें लेकर खूब चर्चा हुई, मगर उनमें पीड़िताओं को इंसाफ के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा। जब तक ऐसे मामलों में प्रशासनिक जवाबदेही तय नहीं होगी, विकृत मानसिकता के लोगों पर लगाम कसना कठिन बना रहेगा। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोलैंड यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही यूक्रेन का उनका दौरा भी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा 45 वर्षों बाद हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री की यूरोप के इस महत्वपूर्ण देश की यात्रा में इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए था, इसलिए और भी नहीं क्योंकि दोनों देशों के दशकों से मधुर संबंध रहे हैं। पोलैंड के लिए भारत इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब वहाँ की सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को कहीं शरण नहीं मिल रही थी, तब भारतीय रियासतों ने उन्हें शरण दी थी। पोलैंड भारत के इस उपकार को भूला नहीं है। यह स्वाभाविक ही है कि भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के साथ आर्थिक संबंधों को भी बल प्रदान करेगी। लेकिन सबसे अधिक निगाह उनकी यूक्रेन यात्रा पर होगी। वह वहाँ 23 अगस्त को
ट्रेन से पहुँचेंगे। इस यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें होंगी, क्योंकि हाल में भारतीय प्रधानमंत्री रूस भी गए थे। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से अनेक देशों के शासनाध्यक्षों ने यूक्रेन की यात्रा की है, लेकिन ऐसे शासनाध्यक्ष गिनती के ही हैं जिन्होंने रूस के साथ साथ यूक्रेन की भी यात्रा की है। पैरा भारतीय प्रधानमंत्री एक ऐसे शासनाध्यक्ष हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ विदेश नीति पर कायम हैं। उनके नेतृत्व में भारत इस युद्ध का विरोध भी करता रहा है और इसके साथ ही रूस से अपने संबंध तोड़ने से मना भी करता रहा है। पश्चिमी देशों को भारत की यह नीति पसंद तो नहीं आई, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस को संघर्ष विराम के लिए राजी कर सकता है। यह धारणा भारत की कूटनीतिक महत्ता और उसके बढ़ते कद को रेखांकित करती है। इसका श्रेय मोदी सरकार की विदेश नीति को जाता है, जिसे उसने अपने पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में नई धार दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ने का एक कारण उसकी अर्थव्यवस्था का तेज गति से बढ़ना भी है, और वह भी ऐसे समय जब प्रमुख देश आर्थिक सुस्ती से दो चार थे। रूस यूक्रेन युद्ध के सिलसिले में विश्व समुदाय ना तो इसकी अनदेखी कर सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने किस तरह रूसी राष्ट्रपति से दो टूक कहा था कि यह युद्ध का नहीं और ना ही इसकी कि उनकी पहल से भारत G20 सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर सभी देशों की सहमति वाला प्रस्ताव पारित करने में सफल हुआ था। इस सम्मेलन में और फिर उसके बाद भारतीय नेतृत्व ने जिस तरह ग्लोबल साउथ कहे जाने वाले देशों की आवाज़ बुलंद की है, उससे भी विश्व समुदाय को यह संदेश गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विषयों के समाधान में महती भूमिका निभाने में सक्षम है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकना आसान नहीं, लेकिन भारत को इसकी पहल तो करनी ही चाहिए। समाप्त।